दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार प्लस एकेडमी पर। आज मैं यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, एनटीपीसी CBT-2 और आरआरबी ग्रुप डी जैसी सभी वनडे एग्जाम की परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन की सीरीज नंबर 2 लेकर आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ देश दे रखे हैं और एक तरफ उनकी राजधानी दे रखी है। देखिए, ब्रुनेई बंदरशहरी दे रखी है, ये बिल्कुल सही है। ब्रुनेई की राजधानी क्या होती है? बंदरशहरी। दूसरा, इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम, ये बिल्कुल ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या होती है? सियोल, ये भी ठीक है। लेबनान की राजधानी क्या दे रखी है? जकार्ता, ये सही नहीं है। जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी होती है। और लेबनान की राजधानी क्या होती है? बैरूत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? देखिए, जो नदी पूरब में बहकर बंगाल खाड़ी में गिरती हैं वो नदी क्या होती हैं? डेल्टा बनाती हैं। और जो नदियाँ पश्चिम में बहकर अरब सागर में गिरती हैं वो क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। तो देखिए, हमें बताना है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो कृष्णा नदी जो है वो बंगाल खाड़ी में गिरती है, ये भी डेल्टा बनाती है। कावेरी नदी भी बंगाल खाड़ी में गिरती है, ये डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी भी क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा बनाती है। इसमें नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है और ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। क्या बनाती है? ये एस्चुरी बनाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी मिजोरम। तो देखिए, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर यहाँ भी बात कर लें कि परसेंट के हिसाब से सबसे अधिक वन, तो वो मिजोरम में होंगे। इसका आंसर क्या होगा? मिजोरम। और अगर बात कर लें सघनता के हिसाब से सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। और यहीं पे पूछ लिया जाए कि सबसे कम जो वन होते हैं वो हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कपास की मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो देखिए, जो कपास की खेती के लिए जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो इसलिए काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और जो है कि ये जलोढ़ मिट्टी है, इसके दो भाग होते हैं। जलोढ़ मिट्टी के दो भाग होते हैं यहाँ पर। एक तो होता है खादर और एक होती है वांगर। खादर जो क्या होती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, नवीन जलोढ़। और जो वांगर मिट्टी होती है वो क्या होती है? पुरानी जलोढ़। इसे भी याद रखें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य दे रखे हैं और एक तरफ झील दे रखी है। देखिए, उड़ीसा चिल्का झील ठीक है बिल्कुल। तमिलनाडु पुलिकट झील, ये भी ठीक है। और मणिपुर लोकटक झील, ये भी सही है। और जो केरल में कौन दे रखी है? सामर झील। सामर झील किस राज्य में? राजस्थान में। ये सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। और केरल में कौन कौन सी झील हैं? पेरियार झील और अष्टमुदी झील केरल राज्य में पाई जाती हैं। इसे भी अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन सी शरावती नदी या ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो देखिए, जोग जलप्रपात है वो किस नदी पर है? शरावती नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक में। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी इसमें देख लें अन्य ऑप्शन जो हमारे ये ऑप्शन रखे हैं। नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात। और बात कर लें कावेरी नदी, तो कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात पाया जाता है? शिव समुद्रम जलप्रपात। इन्हें भी अच्छे से याद रखें। नर्मदा पर धुआंधार, स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात और कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात। और इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं। झूम खेती को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बेवर या दहिया, ऑप्शन बी कुमारी, ऑप्शन सी कुरुबा या ऑप्शन डी पोंडू या पेंडा।
तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, झूम खेती को मध्य प्रदेश में वेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा। कुमारी जो है झूम खेती को पश्चिमी घाट में कहा जाता है। और यहीं पे बात कर लें हम कुरुबा, तो जो कुरुबा जो है वो झूम खेती को झारखंड राज्य में कहा जाता है। और पोंडू या पेंडा जो है वो आंध्र प्रदेश में कहा जाता है इसे, झूम खेती को। इसे भी अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी पेरियार नदी, ऑप्शन सी बेतवा नदी या ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो देखिए माता टीला जो नदी परियोजना है वो किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, ताप्ती नदी है, इस पर कौन सी परियोजना है? तो इसका आंसर होगा काकरा पारा परियोजना। और पेरियार नदी पर कौन सी परियोजना है? इडुक्की परियोजना। इडुक्की बांध भी है और इडुक्की परियोजना। और गोदावरी नदी पर बात करें तो जायकवाड़ी परियोजना। इसे भी अच्छे से याद रखें। तो देखो इसका तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी ताप्ती नदी पर काकरापारा, पेरियार नदी पर इडुक्की और गोदावरी पर जायकवाड़ी परियोजना स्थित है। इसे भी याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी नागपुर। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी नागपुर। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो नागपुर में स्थित है। चलिए देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। तो कोलकाता में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। इसे भी अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वी होगा। इसे भी अच्छे से याद रखें। बाकी देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। असम में देखिए कौन कौन से हैं फेमस, वैसे तो बहुत हैं लेकिन दो याद रखें इसमें, मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं। और ऑप्शन छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इसे भी अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वेतन और भत्ते, ऑप्शन बी शपथ, ऑप्शन सी राज्यसभा की सीटों का आवंटन या ऑप्शन डी राज्य और केंद्रों के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो देखिए जो संविधान की दूसरी अनुसूची है उसका किससे संबंध है? उसका संबंध किससे है? वेतन और भत्ते से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दूसरे और तीसरे में कंफ्यूज होते हैं कि वेतन दूसरे में या शपथ दूसरे में, भत्ते। देखिए इस कैसे याद रखेंगे? देखो पहले कहीं ना कहीं हम वेतन तय करेंगे, उसके बाद शपथ लेंगे। तो देखिए वेतन पहले आएगा, यानी दूसरे में वेतन हो गया और तीसरे में क्या होगी? शपथ। जो चौथी अनुसूची है उसमें क्या दे रखा है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। देखिए जो मूल संविधान था उसमें अनुसूची थी 8, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं संविधान में? 12 अनुसूचियाँ। 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी। कौन सी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 9वीं अनुसूची में क्या है? जो भूमि होती है, भूमि सुधारों का, उससे संबंधित दे रखा है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में प्रावधान दे रखा है। 11वीं में जो दे रखा है वो ग्राम पंचायतों के बारे में दे रखा है। और 12वीं में दे रखा है नगर पालिका के बारे में। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं? 29। और 12वीं में कितने विषय हैं? 18। 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और 11वीं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और 12वीं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और जो 9वीं अनुसूची है जो ये पहले ही संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। इनसे इतनी बातें याद रखें। बाकी इसमें दे रखा है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। तो इसमें क्या 3 प्रकार की सूची दे रखी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया था। तो संघ सूची में देखिए वर्तमान में
कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। इससे पहले कितने थे? मूल संविधान में 97 विषय, यानी 3 विषय और बढ़ गए। राज्य सूची में क्या था? वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 हैं। और मूल संविधान में कितने थे? 66, यानी यहाँ पर क्या हो गए? 5 कम हो गए। और संवर्धित सूची में जो विषय हैं वर्तमान में 52 विषय हैं और पहले कितने थे? 47 थे। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना। यानी वर्तमान में संघ सूची में 100 हैं, राज्य सूची में 61 और संवर्धित सूची में 52 विषय हैं। और जो मूल संविधान में कितने थे? 97 थे संघ सूची में, उसमें 66, उसमें कितने थे? 66 थे, उसमें 47 थे संवर्धित सूची में। इन्हें भी याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरा हुआ है, क्योंकि इसमें मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। क्योंकि मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और जब ये मूल संविधान में जोड़े गए थे तो उस समय इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य संख्या कितनी है? 11 है। तो इसमें क्या पूछा है? मूल संविधान में कितने थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एक भी नहीं था। अगर पूछे वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वो है 11। उसका आंसर क्या आएगा? 11। और ये पूछ लें जब जोड़े गए तो कितने थे? 10 थे। सभी को अलग अलग याद रखें। जब संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो कितने थे? 10 थे। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? रूस के संविधान से लिए गए। वर्तमान मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो वर्तमान में 11 हैं, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो शिक्षा का जो 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा है बच्चों की, उसको जोड़ दिया गया। इसे भी अच्छे से याद रखें। अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए 40, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 50 या ऑप्शन डी 51। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का इसका संबंध है अनुच्छेद नंबर 51 से। इसे ध्यान रखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाकी अनुच्छेद 40 में क्या दे रखा है? ग्राम पंचायतों का गठन दे रखा है। और 44 में क्या दे रखा है? इसमें समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। और 50 में क्या दे रखा है? 50-50, यानी कि केंद्र, देखिए न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका और कार्यपालिका का दे रखा है, इसमें पृथक्करण दे रखा है। इसे भी अच्छे से याद रखें। 40 में क्या दे रखा है? ग्राम पंचायत। 44 में समान सिविल संहिता। 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी गोल्फ। तो देखिए जो उबेर कप है इसका संबंध है बैडमिंटन से। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए इसका एक कप और होता है, इसका थॉमस कप। इसे भी याद रखें। ये थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। बाकी फुटबॉल की 3 याद रखें, डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल संबंधित है। और रॉबर्ट्स कप, ये भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। बाकी हॉकी से याद रख लें हम बैटन कप, हॉकी का है ये इम्पोर्टेंट। और रंगास्वामी कप, रंगास्वामी कप है इसका। और गोल्फ का एक याद रखें राइडर कप। ठीक है, इसे भी अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है राइडर कप, किससे संबंधित है? गोल्फ से। ये सब याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजीव गांधी या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए वीरभूमि जो समाधि स्थल है वो किसका है? राजीव गांधी का। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। बात कर लें लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या कहलाता है? विजय घाट। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और यहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाधि स्थल क्या कहलाता है? चैत्य भूमि। इसे भी अच्छे से याद रखना। और ऑप्शन नंबर ए में जो चौधरी चरण सिंह दे रखे हैं, इनका जो समाधि स्थल क्या कहलाता है? किसान घाट। इसे भी याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसका तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय ने, ऑप्शन सी अरविंद घोष ने, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो देखिए इसका तो सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यहीं बात कर लें राजा राम मोहन राय, तो इन्होंने क्या करा था 1829 ईस्वी में, 1829 कहीं कहीं 28 दे रखा होता है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने क्या करी थी, ब्रह्म समाज की स्थापना। अरविंद घोष ने क्या किया था, ओरेविले आश्रम जो होता है, ओरेविले आश्रम, उसकी स्थापना की थी इन्होंने, अरविंद घोष ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या करा था, 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसे भी याद रखें। सभी महत्वपूर्ण तिथि भी इसकी इम्पोर्टेंट है और ये सब जिन्होंने स्थापना की थी वो सब इम्पोर्टेंट हैं। देखिए 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और राजा राम मोहन राय ने 1829 में या 28 में आ जाएगा इसका, किसकी स्थापना की थी इन्होंने, ब्रह्म समाज की स्थापना। अरविंद घोष ने क्या करा था, जो एक आश्रम होता है ओरेविले आश्रम, इसकी स्थापना की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसे भी याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी डॉक्टर सीवी रमन। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी विजयलक्ष्मी, ऑप्शन डी श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा एनी बेसेंट। क्योंकि यहाँ पर यह पूछा गया कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, कुछ लोग सरोजिनी नायडू लगा दें। अगर सरोजिनी नायडू सब आंसर आएगा जब पूछ लें कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, यहाँ पर सिर्फ ये पूछा है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो इसका तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और वहीं बात कर लें सरोजिनी नायडू, तो इन्होंने क्या कहा 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो दोनों में अंतर समझें। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, या ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, या ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में की गई थी। तो इसकी जो स्थापना के समय जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड डफरिन था। वहीं बात कर लें लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग कौन थे, 1857 की क्रांति के समय वायसराय, और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था भारत का। वहीं बात कर लें लॉर्ड चैम्सफोर्ड, तो जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इन्हें अच्छे से याद रखना। इसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। WTO, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी WMO, या ऑप्शन डी यूनेस्को। तो देखिए WTO, WHO और WMO इनका सबका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जेनेवा में। परंतु जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है यूनेस्को, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। बाकी WHO, WMO और WTO इनका जो मुख्यालय है सब कहाँ में, जेनेवा में। WTO की स्थापना 1995 में होती है, WHO की स्थापना 1945 और WMO की स्थापना 1950 में होती है। इसे अच्छे से याद रखें। और यूनेस्को की स्थापना कब होती है, 1946 में होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी जेब्रेलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, या ऑप्शन डी इंसुलिन। तो देखिए बाकी जो ऑप्शन नंबर ए में रखा है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब क्या है, पादप हार्मोन है। लेकिन इंसुलिन क्या है, ये पादप हार्मोन नहीं है। इसका जो स्त्रावण होता है वो अग्नाशय से होता है, और अग्नाशय की बीटा कोशिका से इसका स्त्रावण होता है। ये क्या है, एक मानव हार्मोन है, ना कि पादप हार्मोन। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए लाइकोपिन, ऑप्शन बी एंथोसाइनिन, ऑप्शन सी सोलेनिन, या ऑप्शन डी कैप्सेंथिन। तो देखिए टमाटर का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी जो एंथोसाइनिन दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, इसमें सेब का और जो प्याज का लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन कारण होता है। यहाँ पर जो सोलेनिन दे रखा है ये होता है आलू का हरा, इसके कारण क्या होता है, आलू का हरा रंग।
और ऑप्शन नंबर डी में कैप्सिथिन दे रखा है, ये मिर्च का लाल रंग, कैप्सिथिन के कारण मिर्च का लाल रंग। और एक होता है कैप्सिसिन, उसके कारण क्या होता है, मिर्च में चरपराहट होती है। कैप्सिसिन याद रखें, कैप्सिसिन के कारण मिर्च में चरपराहट और कैप्सिथिन का कारण मिर्च का लाल रंग होता है, इसे भी याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रक्त परिसंचरण की खोज निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी लुईस पास्चर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या ऑप्शन डी जोनास साल्क। तो देखिए रक्त परिसंचरण की खोज थी वो किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए होगा। यहीं पर देख लें अन्य ऑप्शन। लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? रेबीज के टीके की। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की। किसकी की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी। वहीं पर जोनास साल्क ने क्या किया था? पोलियो का जो टीका होता है उसकी खोज की थी। ठीक है, इसे भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये पोलियो का टीका। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? लाहौर को। उसके बाद जो गुलाम वंश में शासक बना था, कौन बना था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था और इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा और पाबोस को अनिवार्य कर दिया और इसने एक त्यौहार चलाया था नया, नवरोज त्यौहार, इसे भी याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बिहार के सासाराम में झील के अंदर किसका मकबरा है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी जहांगीर। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम झील के अंदर स्थित है। चलिए यहाँ पर हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और हमने सभी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन भी किया है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। ये मेरा वादा है आपसे। धन्यवाद।